नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एमएमआरडीए प्रशासन ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सूचित कर दिया है कि मुंबई में पहली मेट्रो वन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसी आधार पर बनाई गई थी और अब अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रा द्वारा मुंबई मेट्रो का वन प्राइवेट लिमिटेड और आगे की जो एमएमआरडीए के साथ मेट्रो वन के अधिग्रहण की प्रक्रिया है वो चल रही है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2 साल पहले 3,000 करोड़ का ऑफर दिया था और आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एमएमआरडीए प्रशासन से मेट्रो वन रेलवे के संबंध में कई जानकारियां भी मांगी थी। इस बीच आपको ये बताते चलें कि एमएमआरडीए प्रशासन के परिवहन विभाग में अनिल गलगली को बताया है कि 13 जुलाई 2020 को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से तत्कालीन शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा गया और अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जानकारी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। मुंबई की पहली मेट्रो जो अनिल अंबानी की कंपनी मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड चला रही है, शायद वो मेट्रो चलाने में वो असमर्थ है, इसलिए उन्होंने सरकार के पास उसे अधिग्रहित करने का प्रस्ताव पेश किया है। सूचना के अधिकार के तहत हमें 2 साल पहले जो उनके बीच में जो पत्रव्यवहार हुआ था उसकी जानकारी प्राप्त हुई है। अनिल अंबानी का जो दावा था कि 3,000 करोड़ के एवरेज में अगर वो पूरे के पूरे उनके जो शेयर्स है वो एमएमआरडी को हैंडओवर करने के लिए तैयार है, मगर एमएमआरडी इतना पैसा देने को तैयार नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मेट्रो में 70-30 ऐसा जो एक शेयर का जो एक पैटर्न है उसमें 74% शेयर से अनिल अंबानी के कंपनी से जुड़े हुए हैं। सरकार के पास प्रस्ताव जब पेश किया तब आज के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है उस वक्त नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने उस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई है। आज वो मुख्यमंत्री है तो निश्चित तौर पर जो अधिग्रहण की प्रक्रिया जोरों पर होगी। हमारा इतना ही कहना है कि जब भी इस तरह का अधिग्रहण होता है तो सरकार उस मेट्रो का मूल्यमापन करे और अधिक से अधिक कैसे सरकार का पैसा बचे उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से अगर आपको हरी झंडी मिलती है तो निश्चित तौर पर सरकार भी बड़े पैमाने पर काम करेगी। उस वक्त सरकार को निजी लोगों के लाभ के बजाय और मुंबई के कुर्ला इलाके की बहुमंजिली इमारत में आग लग गई है। इस घटना में 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि मिली जानकारी के मुताबिक कुर्ला में स्थित HDIL कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग नंबर 7 में सुबह की एक घटना है जब अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मदद से बिल्डिंग के सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश इस आग में झुलसी एक बुजुर्ग महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। और रायबरेली में एक बहन ने अनैतिक संबंधों की जानकारी उसके छोटे भाई को होना जानलेवा साबित हुआ है। बहन ने अपने ही सगे छोटे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। हत्यारी बहन कभी भी पुलिस के हत्थे न चढ़ती अगर उसका मोबाइल फोन न मिलता। दरअसल मोबाइल मिलते ही आरोपी बहन के इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। मामला भदोकर थाना क्षेत्र के गोसुआपुर गांव का है, जहां पर इंद्रपाल की बड़ी बेटी उमा पासी के गांव के रहने वाले अनुज सिंह नाम के शख्स के साथ अवैध संबंध चल रहे थे। उमा अपने प्रेमी अनुज से ट्यूबवेल पर मिलने पहुंची तो उसके छोटे भाई प्रियांशु ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद सच छुपाने के लिए इस बहन ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। थाना भदोकर क्षेत्र में 13 तारीख की प्रातः 5 बजे पुलिस कंट्रोल रूम के मार्फत पुलिस को ये सूचना मिली थी कि गांव के एक 12 वर्षीय प्रियांशु नाम के बच्चे की बड़े ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई है। तत्काल सारे पुलिस अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे और छानबीन जब की गई तो ये देखा गया कि वहाँ पे फोर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं था। कमरा जिसमें बच्चे की लाश पड़ी थी वो अपनी बहन के साथ सोया हुआ था और एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता था और कहीं से कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। इस बात की जांच करते हुए पुलिस का शक वहाँ के जो मौजूद जो आई विटनेस थी उस पर गया और उससे गहराई देखिए। और एनसीपी के उस्मानाबाद जिले के महिला अध्यक्ष मनीषा राकुंडे पर एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया है। इसमें चाकू सीधा मनीषा राकुंडे के हाथ पर जाकर लगा, जिसके कारण मनीषा घायल हुई हैं। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात व्यक्ति मनीषा का यहां पर उनके घर पहुंचा था और कहा कि आपको एक काम के सिलसिले में चिट्ठी देनी है। ऐसा कहकर उसने मनीषा राकुंडे को उनके घर के बाहर बुलाया और मनीषा राकुंडे जैसे घर के बाहर आई, उस अज्ञात व्यक्ति ने मनीषा पर जानलेवा हमला कर दिया। आपको ये जानकारी दे दें कि हमला करवाकर उस व्यक्ति ने चिट्ठी वहीं पर छोड़ दी और वहां से भाग निकला।
उस चिट्ठी में लिखा था कि आप मुझे 8 दिन में 3 लाख रुपए दे दीजिए, वरना इससे भी ज्यादा परिणाम भुगतना पड़ेगा। और राकुंडे पर फिलहाल जो ये हमला हुआ है, उस्मानाबाद जिला अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है। पाटील, राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसची प्रभारी जिल्हाध्यक्ष उस्मानाबाद। आज संध्याकाळच्या 6 वाजण्याच्या सुमारास मी माझ्या घराच्या खाली असलेलं माझं कार्यालयामध्ये बसले होते, तर तेवढ्यात कोणीतरी नॉक केलं। मग मी बाहेर जाऊन बघितलं तर असं पूर्ण चेहरा वगैरे बांधलेला एक व्यक्ती होता। त्याने त्याच्या खिशातून काढून काहीतरी दिलं, कागद होता तो। मी पूर्ण वाजण्याच्या आतच त्यांनी माझ्यावर हल्ला केला आणि त्याच्या हातात चाकू होता आणि तो मला त्यांनी चाकू पोटात मारण्याच्या हिशोबाने चाकू हे केला। हातावर मी तो वार झेलला आणि हाताला माझ्या डीप इंजुरी झाली। मग माझा आवाज ऐकून आजूबाजूचे कॉलनीतले आले लोक मदतीला आणि मला आनंदनगर पोलीस स्टेशनमध्ये नेलं त्यांनी। मला एवढं काही पूर्ण समजत नव्हतं, पण पोलिसांनी मग आम्हाला म्हणले की तुम्ही पहिले उपचार घ्या आणि मग नंतर ना आपण बघू। मग आता सध्याला मी और नवी मुंबई के कामोठे सेक्टर 6 में स्थित दुग्धे कार्नर सोसाइटी में महानगर गैस पाइपलाइन में विस्फोट हो गया है। इस घटना में आग में झुलसकर 2 मजदूर घायल हुए हैं, साथ ही साथ एक घर के कई सदस्यों को भी चोट आई। बताया जा रहा है कि इन सभी घायलों को इलाज के लिए कामोठे के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और कामोठे सेक्टर ए के दूध कॉर्नर सोसाइटी में ये घटना हुई है, जहां पर इस सोसाइटी में महानगर गैस पाइपलाइन का जोड़ने का काम किया जा रहा था। गैस पाइपलाइन जोड़ते समय गैसमैन कॉक चालू था और इस दौरान गैस की आपूर्ति भी शुरू हो गई थी। इस समय घर में पाइप का जो काम है वो चल रहा था और इसी दौरान गैस लीक हुई और इस समय जब यह हादसा हुआ, जब काम चल रहा था, तो गैस कर्मचारियों ने कंधे की रिंग शुरू कर दी थी और इसी समय अचानक से यह हादसा हुआ और पाइप में अचानक आग लग गई। जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज सुनते ही जो बाकी इमारत में लोग थे वो सब वहां से भाग निकले। आग लगने की इस घटना की जो सूचना है उसे कामोठे पुलिस और दमकल कर्मियों को दी गई, जिसके बाद तत्काल ही पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और गैस की आपूर्ति बंद कर दी गई। पुलिस ने घायल मजदूरों को भी तत्काल उपचार के लिए कामोठे कॉलोनी के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ते गॅसवाले लाईट आपले गॅस फिटिंगला आलेले ते फिटिंगला आलेले मीटर बसवायला त्यांनी मीटर बसवलं। मग हे गॅस होता इथे आलते त्यावेळेस मी बंद केलेला गॅस आणि तो ऑलरेडी 15 दिवस झाले गॅस सोडतो। तर मी फिटिंग करायला गेले त्यावेळेस आग लागली अचानक। काम चालू होतं गॅसवाले, त्यांचे वायर वगैरे सगळं कोणतं महानगर गॅस? महानगर गॅस हां, ती गॅसवाले। किती जण याच्यामध्ये जखमी झालेले? त्यामध्ये माझी बायको झाली, मिसेस, मुलगा झाला, छोटं बाळ झालं। और बुलंदशहर से खबर है, जब पुलिसकर्मियों से थाने में हाथापाई करते वक्त की वीडियो वायरल हुई है। एसएसआई सत्येंद्र कुमार के थाने में भाजपा नेता ने यहां पर चांटा मारा है और मजदूर को पीटने के आरोप में हिरासत में उन्हें लिया गया था और मारपीट करता हुआ दिख रहा ये जो पार्टी संचालक भाजपा नेता राजकुमार सैनी है। पुलिस ने पीड़ित युवक को मेडिकल के लिए भेज दिया है और कार्रवाई की जा रही है। दरअसल खुर्जा नगर कोतवाली की ये वीडियो है जहां पर हाथापाई होते हुए साफ दिख रही है। और लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कानपुर घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे और कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। अब पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने में लगी हुई है, लेकिन इस बीच जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन पर आमादा है। तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, जहां पर साफ देखा जा सकता है कि पुलिस कर्मी मौजूद हैं, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें रोका जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने के लिए आमादा हैं और जब उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो वो इसी वक्त वहीं बैठ गए और धरना प्रदर्शन करने लगे।
धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि हमारे वरिष्ठ जो भी जाते हैं कांग्रेस के नेता किसी पीड़ित परिवार से मिलने, तो ये योगी सरकार जो है मिलने नहीं देती है पीड़ित परिवार से। हम लोग उनकी सुनना चाहते हैं। जैसे हाथरस में एक बेटी के संग हुआ, वही घटना यहाँ भी हुई है सर। और हम लोग गरीबों की ही मसीहा हैं और गरीबों की ही मसीहा बने रहेंगे, क्योंकि पीड़ित जब सताया जाएगा हम लोग उसके संघर्ष में। लखनऊ के प्रदेश कार्यालय कांग्रेस से जो है आज एक बड़ी रैली निकल रही है और ये धरना प्रदर्शन जो है ये राज्यपाल से मिलने की जिद करी जा रही है, जिसके द्वारा जो है अभी कांग्रेस कार्यालय से कुछ ही दूरी पे पुलिस प्रशासन के द्वारा इन्हें रोक लिया गया। हालांकि ये जो मांगे हैं ये कानपुर की जो घटना हुई है उसको लेके ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें जो इनकी मांगे हैं कि जो दोषी हैं उन्हें जो है सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। हालांकि जो पीड़ित हैं उनके परिवार को लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाए और सरकारी नौकरी भी। तो क्या कुछ आगे और निकल के आता है, क्या ये राज्यपाल से मिल के किस तरीके का जो है ज्ञापन सौंपते हैं, ये हम और आगे की जानकारी देते रहेंगे। और उज्जैन जिले की आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। महिलाओं का यहां पर यह कहना है कि 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक तनख्वाह का कोई उनको जो है तनख्वाह नहीं मिल पाई है, अब तक वेतन नहीं मिला है। शिवरात्रि पर होने वाले दीपोत्सव के आयोजन में उनसे मजदूरी करवाई गई, काम करवाया गया और ऑटो से आना जाना पड़ा इन महिलाओं को, जिसका पैसा भी उन्हें अब तक नहीं दिया गया है। महिलाओं ने अपने खर्च से वो पैसा निकाला और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि पूरे जिले में विकास यात्रा निकाली जा रही है और विकास यात्रा महिलाओं ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांग की है कि हमारा वेतन हमें दिया जाए। देश में हित में करेंगे काम। और अब खबर पंकाजूर से है, जहां पर श्री श्री हरिचंद गुरुचंद ठाकुर के वंशज मंत्री शांतनु ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया है। उनके आगमन पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। जगह जगह पर कोट पंकाजूर प्रथम आगमन पर पंकाजूर में इंद्रप्रस्थ होते हुए अंतिम कार्यक्रम बांदे अंतर्गत विजयनगर आश्रम में हुआ। यहां पर आपको बता दें कि हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। मतुआ समुदाय के लोगों को यहां पर संबोधित भी किया गया है। आशीर्वचन के साथ शांतनु ठाकुर ने संबोधित करते हुए पूरे समय पूर्व विधायक भाजपा के भोजराज नाग, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा विक्रम सिंह और तमाम सांसद और पदाधिकारी मौजूद रहे। और खबर अब उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानाध्यापक पद को लेकर 2 अध्यापकों में आरोप प्रत्यारोप की जंग छिड़ी है। और मिली जानकारी के मुताबिक मथुरा थाना कोतवाली के जानकीबाई बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य अनीता गौतम और अध्यापक सीमा सिंह के बीच ये जंग छिड़ी हुई है, जो कि प्रधानाध्यापक पद को लेकर है। इस लड़ाई में वर्चस्व की बात को लेकर यहां तक पहुंच गई कि सीमा सिंह ने प्रधानाध्यापक अनीता गौतम के खिलाफ हरिजन एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया है और आरोप लगाया है कि फर्जी दस्तावेज के सहारे वो प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रही हैं, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा भास्कर मिश्रा से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इन दोनों ही अध्यापकों की जो लड़ाई है वो आपसी लड़ाई है। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें श्रीमती अनीता गौतम जानकीबाई बालिका इंटर कॉलेज मथुरा में तदर्थ प्रधानाचार्य है, जो कूटरचित दस्तावेजों से नौकरी प्राप्त की है और उसके संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा FIR करने के आदेश हो गए थे थाना कोतवाली के लिए। लेकिन थाना कोतवाली द्वारा जिन धाराओं पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, विपक्ष को बचाते हुए उन धाराओं में मुकदमा दर्ज ना करके मात्र SC/ST की धारा लगाकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमा संख्या 88/23 थाना कोतवाली मथुरा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था उन धाराओं में नहीं हुआ है। कृपया किसी ईमानदार अधिकारी जो निपक्ष ना डरे, किसी से ना झुके, क्योंकि ये अनीता गौतम और उसका जो पति सतीश गौतम जिला अस्पताल एक्स-रे टेक्नीशियन
35 सालों से कार्य कर रहा है, जिसकी शासन प्रशासन दबंग व्यक्ति जो माफिया टाइप के उनसे संबंध अच्छे हैं, जिस कारण आज की बाई का जो प्रकरण है वो एक तरह से आपसी झगड़े का मैटर है और एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं और एक दो नहीं कई सारे फोरम, जो जितने फोरम शिकायतों के हैं, चाहे सूचना आयोग से लेकर के और IGRS पोर्टल पर, मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्रतिदिन जेडी के यहाँ मतलब सारे जो जितने जगह पर शिकायत की जा सकती है सब जगह पर शिकायत की जाती है। इसमें क्या मानते हैं? अब ये केवल आपसी झगड़े का है, मतलब इसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिनकी जांच हो चुकी, कई बार एक ही शिकायत हुई है, उनकी कई बार जांच हो चुकी, इस पर हाई कोर्ट में भी मामला जा चुका है और वो ड्रॉप हो चुका है, उसके बाद भी कितनी बार वही एक ही बातें हर बार कही जाती हैं, बट उनका फोरम अलग अलग होता है तो ऐसा दिखता है कि वो DIO कार्यालय पर आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व जानकी बाई बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य अनीता गौतम के खिलाफ हरिजन एक्ट और 504, 506 में मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके सापेक्ष में आज जब हमने उनके पति सतीश कुमार गौतम से हमने वार्ता करने की कोशिश की, आज वो हमारे साथ में, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो गौतम जी आप बताइए ना कि क्या मामला है और कैसे ये धारा जो इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, क्या मामला है? ये निराधार है, झूठा है, क्योंकि इस व्यक्ति ने 2010 में इसकी पत्नी एज ए टीचर जानकी बाई बालिका इंटर कॉलेज में आई थी। उसी दिन से इसने उद्यम शुरू कर दिया था। तो एक जिला विद्यालय निरीक्षक को इसके द्वारा ये 2012 में मारपीट की गई। इस पर संज्ञान लेते हुए सीमा सिंह को बर्खास्त कर दिया था कॉलेज से। कुछ दिन बाद DIS महोदय ने उसे बहाल करते हुए KR में अटैच कर दिया। 2012 से लेकर 20 तक KR गर्ल्स इंटर कॉलेज में अटैच थी, तनख्वाह जानकी बाई से निकल रही थी। इसी बीच में ये चाहती थी कि प्रिंसिपल हट जाए और मैं प्रिंसिपल बन जाऊँ। इसी के तहत इसने SC/ST एक्ट के कई एप्लीकेशन आयोग में दी, जहाँ पर 15 में चकवाणी त्रिपाठी द्वारा CO महोदय द्वारा जांच की गई, जांच में से दोषी पाया गया। इसके बाद लगातार इसने माननीय न्यायालय में 156(3) परिवाद 8 केस इसके द्वारा और इसके साथी राधाचरण द्वारा और सीमा सिंह और उन तीनों ने डाले, जो 8वीं ADJ विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट से खारिज हो चुके हैं। सीमा और अरुण कुमार का आरोप है कि फर्जी दस्तावेज के सहारे से ये नौकरी ले ली गई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने पहले जांच कराई, जांच में क्लियर है। KR गर्ल्स इंटर कॉलेज से मेरी बीवी पढ़ी है, 92 में BA की, 94 में MA किया, 95 में B.Ed किया और लेक्चरर हुई। कोई फर्जी नहीं है, कहीं भी जांच करा लिया। दुनिया की कोई ताकत हो जांच करने के लिए खुली छूट है, खुली जांच कराने, SIT से जांच कराने। तो आप देख सकते हैं कि सतीश गौतम जी हैं जो अपनी पत्रावली को लेकर के DIOS ऑफिस आए और पत्रावलियों से ये लगता है कि ऐसा कोई फर्जी मामला नहीं है, क्योंकि जब BA कंप्लीट नहीं होगी तो MA भी नहीं होगी, B.Ed भी नहीं होगी। तो इसी विषय पे हम DIOS से भी चर्चा करेंगे कि इस मामले में क्या है। एक बात महोदय मैं आपको एक और बताऊं, जिसने प्रधानाचार्य पर हमला किया इन तीनों ने 2017 में, जिसमें मुकदमा में ये जेल गए, 3 महीने में बेल हुई हाई कोर्ट से। और इस वक्त ये वो केस जो है डिसीजन पे है। मार्च में 22 तारीख को लास्ट गवाह है और मार्च में डिसीजन हो, इन तीनों की सजा हो जाएगी 100%। इसलिए तो ये जो अरुण कुमार है और सीमा है, क्या असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं क्या? इस अरुण कुमार के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाली में 1243 है, परिवार में 307 में अभी जेल होके आया, 3 महीने में बेल हुई अभी उसकी। और एक टीचर को मारा था गोविंद नगर में इसकी पत्नी ने, 107/2020, वो भी मुकदमा दर्ज है। ये आपराधिक प्रवृत्ति का कोई काम अभी पुलिस द्वारा पकड़ के शराब में बंद हुआ था, जिसका अल्कोहल मेडिकल हुआ है। ये शराब पीता है, आवारागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है और चौथ मांगता है, ऐसे हरिजन एक्ट डाल के चौथ मांगता है सबसे। अच्छा, ये प्राथमिकता जो दर्ज हुई है, इस विषय में क्या कहना चाहिए? इसके खिलाफ आप जाएंगे अदालत? 100%। देखिए, मुझे अधिकारियों पर भरोसा है, मुझे कप्तान साहब पर भरोसा है। मैं जहाँ पर अधिकारियों से मिलूंगा, सब फाइल दूंगा, कागज दूंगा, जो मेरा कागज कहेगा वो जांच होगी। उनके खिलाफ आप कार्रवाई कराएंगे? मैं खिलाफ कराऊंगा, जब जांच के उपरांत पहले जांच करें, अधिकारी कागज देखें, जो सही हो, ईमानदारी से जांच हो, ईमानदारी से जांच होगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तैयार हूँ। अर्थ है। तो आपने सुना कि सतीश कुमार जी का कहना है कि मैं पत्रावलियों के आधार पर जो भी जांच में आएगी अधिकारियों के, मैं उसके खिलाफ मैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर कराऊंगा। जिन्होंने ये झूठी FIR इनकी पत्नी और इनके खिलाफ कराई।